3 जुलाई 2026 के दोपहर का समय था। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रोज की तरह एक मां अपने मासूम बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल घर लौट रही थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक सफेद स्कॉर्पियो आई। एक जोरदार टक्कर हुई और वह मां खून से लथपथ सड़क पर गिर गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के लिए, पुलिस के लिए और पूरी दुनिया के लिए यह एक दर्दनाक सड़क हादसा था। एक ऐसा हिट एंड रन केस जो अक्सर भारत की सड़कों पर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा था सच उससे बिल्कुल अलग था। इस हादसे के ठीक 72 घंटे बाद जब जयपुर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो पूरा मामला पलट गया। जांच में पता चला कि यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पूरी योजना के साथ किया गया मर्डर था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस खौफनाक हत्या की मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर या पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि उसी मृत महिला की 24 साल की सगी बेटी आयुषी शर्मा थी। लेकिन एक बेटी का अपनी ही मां को मरवा देना इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में आई इस शातिर दिमाग लड़की के अतीत के पन्नों से अब वह सच बाहर आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल अपनी मां को गाड़ी से कुचलवाने से ठीक कुछ महीने पहले इसी आयुषी ने अपने बीमार पिता को भी तड़पा तड़पा कर मार डाला था। आज की यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि समाज, परवरिश और हमारे परिवारों में पनप रहा वह साइलेंट कैंसर है जो आज के युवाओं को इस कदर अंधा बना रहा है, जो आधुनिक समाज के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी और सबसे बड़ा सबक है। इस घटना को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है साल 2024 की। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर इलाके में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे विजय कुमार शर्मा। उनकी उम्र करीब 46 साल थी और वे राजस्थान हाईकोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। परिवार में उनकी पत्नी नीरज शर्मा थी, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी। नीरज जी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस समय वह गृहिणी थी। उनका पूरा जीवन अपने पति और दोनों बच्चों की देखभाल में ही बीतता था। इस परिवार की सबसे बड़ी संतान थी आयुषी शर्मा। उस समय उसकी उम्र करीब 23 साल थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और कानून की पढ़ाई कर रही थी। वह एलएलबी के दूसरे वर्ष की छात्रा थी। आयुषी के अलावा परिवार में उसका एक छोटा भाई भी था जो एक स्पेशल चाइल्ड था। विजय कुमार शर्मा की सरकारी नौकरी होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर इस परिवार की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। 7 अक्टूबर 2024 को अचानक विजय शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि परिवार बिना समय गवाए उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद विजय शर्मा को तुरंत जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका इलाज शुरू हुआ और कई दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चलता रहा। समय बीतने के साथ उनकी हालत में सुधार आने लगा। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी और वह अपने घर लौट आए। हालांकि वह अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे। डॉक्टरों ने उन्हें साफ तौर पर कुछ समय तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन विजय शर्मा ज्यादा दिन घर पर नहीं रहना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वह जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाए। दूसरी तरफ उनकी पत्नी नीरज शर्मा किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहती थी। उन्होंने विजय शर्मा से कहा कि पहले पूरी तरह ठीक हो जाइए। सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। जब डॉक्टर इजाजत दें उसके बाद ही कोर्ट में दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। विजय शर्मा ने भी उनकी बात मान ली और घर पर आराम करने लगे। धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य होता हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अभी इस परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। दरअसल विजय शर्मा मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर गांव के रहने वाले थे। उनका पुश्तैनी घर वहीं था, जबकि नौकरी की वजह से वह अपने परिवार के साथ जयपुर के प्रताप नगर में रहते थे। वहीं भरतपुर के गांव में उनके बड़े भाई मोहन स्वरूप शर्मा का परिवार रहता था। भरतपुर से जयपुर की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। अब बात है 4 दिसंबर 2024 की। विजय शर्मा की तबीयत खराब होने की खबर गांव तक भी पहुंच चुकी थी,
इसलिए उस दिन उनके बड़े भाई के बेटे यानी उनके भतीजे बलराम अपने चाचा का हालचाल जानने जयपुर आया। और जब बलराम ने विजय शर्मा की हालत देखी तो उसे लगा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उनकी सेहत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ है। तब उसने नीरज शर्मा से कहा, चाचा जी को एक बार किसी अच्छे प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए, शायद वहां बेहतर इलाज मिल जाए। बलराम की इस बात का समर्थन आयुषी ने भी किया और कुछ देर बाद आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम विजय शर्मा को सहारा देकर घर से बाहर लाए और गाड़ी में बैठा दिया। यह देखकर नीरज शर्मा ने पूछा, बेटा कहां लेकर जा रहे हो? तो आयुषी ने जवाब दिया कि मां, सरकारी अस्पताल में इलाज तो हो गया, लेकिन पापा अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। हम इन्हें किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाकर लाते हैं, शायद जल्दी ठीक हो जाए। नीरज शर्मा को भी यह बात सही लगी। उन्होंने बिना किसी शक के दोनों को जाने दिया। वैसे भी उस समय उनके सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी थी। घर में आयुषी का छोटा भाई था जो एक स्पेशल चाइल्ड था और उसकी देखभाल के लिए हर समय किसी न किसी का घर पर रहना जरूरी था। नीरज शर्मा हमेशा उसकी देखभाल में लगी रहती थी, इसलिए वह खुद विजय शर्मा के साथ नहीं जा सकी। इसके बाद आयुषी और बलराम विजय शर्मा को लेकर घर से निकल गए। कुछ समय बाद मां को बताया गया कि उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस दौरान आयुषी कभी घर आती तो कभी अस्पताल जाने की बात कहकर निकल जाती। लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन नीरज शर्मा ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कैसे हैं? अगर इलाज हो गया है तो उन्हें घर ले आओ। तो आयुषी ने जवाब दिया, नहीं मां, अभी पापा अस्पताल में ही हैं। डॉक्टर उनका इलाज और कुछ जरूरी जांच कर रहे हैं। जब नीरज शर्मा ने पूछा कि विजय शर्मा किस अस्पताल में भर्ती हैं, तो इस बार भी आयुषी ने पहले बात टालने की कोशिश की। उसने मां को समझाया कि अस्पताल बहुत दूर है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह खुद लगातार उनकी देखभाल कर रही है और कुछ ही दिनों में पापा पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आएंगे। लेकिन जब नीरज शर्मा ने बार बार जिद की, तब आयुषी ने बताया कि पापा को दिल्ली रोड स्थित निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने कहा कि यह एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल है जहां इलाज की अच्छी सुविधाएं हैं और 24 घंटे मरीजों की देखभाल के लिए नर्सें मौजूद रहती हैं। अस्पताल भी घर से काफी दूर है, इसलिए वहां जाकर बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी छोटे भाई की देखभाल के लिए आपका घर पर रहना जरूरी है। मैं आती जाती रहती हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नीरज शर्मा को अपनी बेटी की बात पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि आयुषी अपने पिता का ठीक से ध्यान रख रही है, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन समय बीतता गया। 1 महीना, फिर 2 महीने और देखते ही देखते पूरे 3 महीने गुजर गए। हैरानी की बात यह थी कि इन 3 महीनों में परिवार के किसी भी सदस्य ने विजय शर्मा को नहीं देखा। वह किस अस्पताल में थे, किस हालत में थे, उनका इलाज कैसे चल रहा था, इसकी कोई पक्की जानकारी किसी के पास नहीं थी। जब भी नीरज शर्मा अपने पति के बारे में पूछती, आयुषी हर बार कोई नया बहाना बनाकर बात टाल देती। अब बात है मार्च 2025 की। विजय शर्मा को घर से गए 3 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका था। इसी दौरान नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी के मामा राकेश को भी चिंता होने लगी। राकेश भी कोर्ट में ही नौकरी करते थे और बीच बीच में अपनी बहन से विजय शर्मा का हालचाल पूछते रहते थे। लेकिन जब 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया और फिर भी किसी ने विजय शर्मा को नहीं देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने अपनी बहन से कहा, आखिर जीजा जी किस अस्पताल में भर्ती हैं? एक बार चलकर उन्हें देख तो लेते हैं। इसके बाद नीरज शर्मा ने आयुषी से साफ कहा कि अब मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है। इस बार आयुषी के पास कोई बहाना नहीं बचा और उसने एक अस्पताल का नाम बताते हुए कहा कि पापा वहीं भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। अब नीरज शर्मा अकेले अस्पताल नहीं जा सकती थी। घर पर उनके छोटे बेटे की देखभाल करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने अपने भाई राकेश को फोन किया और कहा, आयुषी ने अभी बताया है कि तुम्हारे जीजा जी इस अस्पताल में भर्ती हैं। चलो आज उन्हें देखकर आते हैं। घर पर एक रिश्तेदार को छोटे बेटे की देखभाल के लिए छोड़ दिया और इसके बाद नीरज शर्मा और उनके भाई राकेश सीधे उस निजी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर दोनों ने डॉक्टरों से विजय शर्मा के बारे में पूछा।
डॉक्टर ने मरीज की जानकारी देखी और फिर जो बात बताई उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन पहले आपकी बेटी इन्हें यहां लेकर आई थी। उस समय इनकी हालत बेहद गंभीर थी। दोनों फेफड़ों में पानी भर चुका था और इनके लगभग 90% अंग काम करना बंद कर चुके थे। नीरज शर्मा के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। कुछ महीने पहले तो उनके पति ब्रेन हेमरेज से उबर चुके थे, फिर अचानक उनकी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई कि डॉक्टर कह रहे हैं दोनों फेफड़ों में पानी भर गया है। शरीर के लगभग 90% अंग काम करना बंद कर चुके हैं और अब बचने की उम्मीद बेहद कम है। इसी बीच आयुषी भी अस्पताल पहुंच गई। उसने कहा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले चलते हैं। इसके बाद विजय शर्मा को अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया और उन्हें वापस घर ले आया गया। घर लौटने के कुछ ही घंटों बाद विजय शर्मा ने अंतिम सांस ले ली। पति की मौत से नीरज शर्मा पूरी तरह टूट चुकी थीं। इधर विजय शर्मा की मौत के तुरंत बाद जल्दबाजी में उसी दिन उनका पार्थिव शरीर भरतपुर के पैतृक गांव ले जाया गया और बिना पोस्टमार्टम कराए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर मामा राकेश को भी आयुषी का व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था। उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास तो होने लगा था, लेकिन वह यह सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बेटी अपने ही पिता के साथ ऐसा कर सकती है। वैसे भी आयुषी घर की बड़ी बेटी थी, छोटा भाई स्पेशल चाइल्ड था, इसलिए पूरे परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। परिवार का हर सदस्य उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। ऐसे में उस पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता था। इधर विजय शर्मा के अंतिम संस्कार को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि घर में एक ऐसी बात हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक दिन आयुषी ने अपनी मां से कहा, अब पापा तो रहे नहीं, उनकी जगह जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी उसका फॉर्म मैं भर रही हूं। राजस्थान हाईकोर्ट में पापा की जगह अब मैं नौकरी करूंगी। नीरज शर्मा उस समय गहरे सदमे में थीं। उन्होंने सहज रूप से कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो फॉर्म भर दो बेटा। लेकिन जब यह बात आयुषी के मामा राकेश को पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने अपनी बहन नीरज को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। तुम्हारे साथ एक स्पेशल चाइल्ड भी है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारे पास नौकरी होगी तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। जबकि आयुषी अभी युवा है, वह कानून की पढ़ाई भी कर रही है, आगे LLB पूरी करेगी, वकालत कर सकती है, प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकती है, यहां तक कि जज भी बन सकती है। उसके सामने अभी बहुत अवसर हैं। राकेश की बात नीरज शर्मा को भी सही लगी। इसके बाद उन्होंने खुद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया। नियमों के अनुसार यदि मृत कर्मचारी की पत्नी पात्र हो तो सबसे पहले नौकरी का अधिकार उसी को मिलता है। कुछ समय बाद नीरज शर्मा को अपने दिवंगत पति की जगह राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी मिल गई। लेकिन यहीं से आयुषी का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। वह अपनी मां से झगड़ने लगी। उसका कहना था, पापा की जगह मिलने वाली सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती थी, लेकिन आपने वह भी मुझसे छीन ली। नीरज शर्मा ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, तुम पढ़ाई पूरी करो, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर तुम इससे भी अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर सकती हो। लेकिन आयुषी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद उसने एक और मांग रख दी। उसने कहा, ठीक है, नौकरी आपने कर ली, लेकिन जयपुर में जो हमारे 2 मकान हैं और आगरा एक्सप्रेसवे के पास जो 5 बीघा जमीन है वह सब मेरे नाम कर दीजिए। यह सुनकर नीरज शर्मा हैरान रह गई। उन्होंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, यह सब अभी कैसे तुम्हारे नाम कर दूं? मां के इनकार करते ही आयुषी गुस्से में आ गई और मां नीरज शर्मा के साथ जब आयुषी का विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने अपनी मां का घर पूरी तरह छोड़ दिया और वह जयपुर के ही टोंक रोड पर स्थित कल्याण कॉलोनी में मौजूद अपने पिता के पुराने और खाली पड़े मकान में रहने चली गई। यही वो मकान था जो आगे चलकर इस खूनी साजिश का हेडक्वार्टर बनने वाला था। दरअसल आयुषी की अपने ताऊ के परिवार से काफी नजदीकी थी। खासकर उसके चचेरे भाई बलराम से उसकी सबसे ज्यादा बनती थी। इसलिए पुराने मकान में शिफ्ट होने के बाद उसने फोन करके बलराम को अपने पास बुला लिया और दोनों वहीं पर रहने लगे।
उधर नीरज शर्मा ने अपने पति की जगह राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जांच के मुताबिक आयुषी इस बात से बेहद नाराज थी। उसे लगता था कि जिस नौकरी पर उसका अधिकार होना चाहिए था वह उसकी मां को मिल गई। जांच में यह भी सामने आया कि धीरे धीरे उसके मन में लालच और बदले की भावना बढ़ने लगी। आयुषी को लगने लगा था कि अगर उसकी मां भी रास्ते से हट जाए तो अनुकंपा नियुक्ति की नौकरी भी उसे मिल सकती है। इसके साथ ही परिवार की पूरी संपत्ति पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। आयुषी ने इस योजना में अपने ताऊ को भी शामिल किया। बदले में उन्हें आगरा एक्सप्रेसवे के पास स्थित करीब 5 बीघा जमीन देने का लालच दिया था। उस जमीन की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए थी। इसके बाद ताऊ ने अपने बेटे बलराम को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। फिर सुपारी किलर की व्यवस्था की गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हत्या ऐसी हो जिसे देखने वाले एक सामान्य सड़क हादसा समझें। इसी वजह से पूरी योजना को सड़क दुर्घटना का रूप देने का फैसला किया गया। इसके लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया गया, रेकी की गई और नीरज शर्मा की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस जांच के अनुसार पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन 3 जुलाई 2026 को इन दरिंदों को मौका मिल गया। उस दिन जैसे ही नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस लौट रही थीं, तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआत में हर किसी को यही लगा कि यह एक सामान्य हिट एंड रन हादसा है, लेकिन जब नीरज शर्मा का अंतिम संस्कार हो रहा था तब उनके भाई राकेश की नजर बार बार अपनी भांजी आयुषी पर जा रही थी। अचानक उन्हें 1 साल पुरानी घटना याद आ गई। उन्हें याद आया कि जब विजय शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ था तब भी आयुषी के चेहरे के हाव भाव कुछ अलग थे। उस समय भी उन्हें उसका व्यवहार सामान्य नहीं लगा था और अब वही बातें एक बार फिर उनके मन में घूमने लगीं। इसी शक के आधार पर उन्होंने अपने एक परिचित पुलिस अधिकारी से इस सड़क हादसे की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने एक एक कर कई राज खोलने शुरू कर दिए। जांच में सामने आया कि जिस स्कॉर्पियो से टक्कर मारी गई थी वह घटनास्थल से पहले ही कुछ दूरी पर खड़ी थी। दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल सवार काफी देर से इलाके की रेकी कर रहा था। हादसे के बाद भी उसका व्यवहार सामान्य राहगीर जैसा नहीं था। घटना के बाद वह बिना रुके आगे निकल गया और कुछ दूर जाकर अपने एक साथी के साथ वहां से चला गया। उधर टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो भी थोड़ी दूर आगे चलकर सड़क किनारे क्षतिग्रस्त हालत में मिली। पुलिस ने जब उस गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच आगे बढ़ाई तो उसका मालिक मिल गया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि यह गाड़ी आयुषी के ताऊ ने किराए पर ली थी। यहीं से जांच की कड़ियां एक एक करके जुड़ती चली गईं। पुलिस पहले आयुषी के ताऊ तक पहुंची, फिर उनसे जुड़े अन्य लोगों तक और आखिरकार पुलिस के सामने वह नाम आया जिसने पूरे राजस्थान को हैरान कर दिया। अपनी ही मां की हत्या की साजिश की मास्टरमाइंड आयुषी शर्मा थी। फिलहाल इस मामले में आयुषी समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बलराम अब भी फरार है। मामले की जांच जारी है और आगे जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ एक हत्या नहीं है। दर्द इस बात का है कि जिन मां बाप ने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हीं में से एक ने उनकी जिंदगी ही छीन ली और सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए। नौकरी, जमीन और संपत्ति जिंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें पाने के लिए अपने ही मां बाप की जिंदगी छीन ली जाए तो वह सफलता नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। आयुषी ने सिर्फ अपनी मां और पिता की जान नहीं ली, उसने उस भरोसे की भी हत्या कर दी जो हर मां बाप अपने बच्चों पर आंख बंद करके करते हैं। आप इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।